सभा में उपस्थित अर्चा स्वरूप श्री परमात्मा भगवान स्वामीनारायण और आज हम सबको एक अनोखा ज्ञान देने के लिए खास हमारी भावना से उपस्थित ऐसे डॉक्टर पुरुषोत्तम शैलूकर ये सभा में उपस्थित हो गए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप विराजिए। तो अब मैं साहब को विनती करूंगा कि आगे का सेशन का आरंभ कीजिए। जय स्वामीनारायण। भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की यही इच्छा होगी, स्वामी जी की भी यही इच्छा होगी और आप सभी की यही इच्छा होगी। और मैं आप सभी को, स्वामी जी को, भगवान स्वामी नारायण को प्रणाम करते हुए आज के इस नए विषय को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझे कि हर चीज़, हर शरीर में जो बदलाव आते हैं, शरीर में जो चेंजेस आते हैं, शरीर के अंदर में कोई भी बीमारी आती है तो आना ही है। हमारा शरीर है तो बीमारी तो आएगी, नहीं आएगी? शरीर है ना, बीमार आएगी। शरीर के स्टेजेस बदलते हैं, आपको पता है, उम्र के हिसाब से। ये तो शरीर में चेंजेस होते रहते हैं और कहीं चेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको बीमारी बोलते हैं, है ना, डिसऑर्डर्स। तो मैं हूँ डॉक्टर पुरुषोत्तम शैलूकर, जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, और मैं इस रिफ्लेक्सोलॉजी में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सोलॉजी के पहले मैं एलोपैथी के साथ काम कर रहा था, और एकदम ऐसा समझ जाओ कि एलोपैथी और रिफ्लेक्सोलॉजी दोनों दो एंड अलग अलग हैं। एलोपैथी में दवाई का उपयोग होता है, रिफ्लेक्सोलॉजी में बिल्कुल भी दवाई उपयोग नहीं होती बाहर की। ये दवाइयाँ आपके भीतर तैयार करते हैं इसमें, ठीक है, आपके भीतर ही तैयार होती है रिफ्लेक्सोलॉजी से। मैं आपको रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब होता है अल्टरनेटिव टू मेडिसिन, मतलब हमारे मॉडर्न मेडिसिन का विकल्प है ये रिफ्लेक्सोलॉजी। ये इंडिया की टेक्निक नहीं है, ये बाहर से आई हुई टेक्निक है। इसका उगम जो मिलता है हमको इजिप्ट में मिलता है। जैसे कि हमारे यहाँ शास्त्र में बोला जाता है ना, हमारा आयुर्वेदा हमारे यहाँ का उगम है, आयुर्वेदा हमारे यहाँ से ही बना है। लेकिन आयुर्वेदा में डेवलप होते होते पूरे वर्ल्ड में गया और वही आयुर्वेदा अभी बाहर से अंदर आ रहा है, राइट। तो अभी हाँ, ये रिफ्लेक्सोलॉजी जो है इजिप्ट का टेक्निक है, जो यूएस के और यूके के डॉक्टर ने सबसे पहले अपने कंट्री में ले जा करके इसके ऊपर रिसर्च किया। इसके ऊपर रिसर्च होने के बाद बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स ने इसको अडॉप्ट किया। मैं एक डॉक्टर का नाम ले लेता हूँ, यूएस के डॉक्टर 1917 में होके गए, डॉक्टर वेल्डेमिर बेक्टेरियो, जो ईएनटी सर्जन थे। उन्होंने ये रिफ्लेक्सोलॉजी की शुरुआत की और फिर ये बढ़ते बढ़ते 50 साल के बाद रशिया में पहुंचा साइंस। और रशिया में डॉक्टर इवान पावलोव जो फिजिशियन थे, उन्होंने इस सब्जेक्ट को जो है, इस विषय को रिफ्लेक्सोलॉजी नाम दिया। ये नाम देने के लिए डॉक्टर इवान पावलोव को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो यही रिफ्लेक्सोलॉजी का एक संक्षिप्त थियरी मैंने आपको बताया, जो बैकग्राउंड था, हिस्ट्री थी, और वहाँ से रिफ्लेक्सोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फैल गई। रिफ्लेक्सोलॉजी को अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं। कोई इसको एक्यूप्रेशर बोलता है, कोई इसको सुजोग बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई एक्यूपंक्चर में इसका काम करते हैं। बट ओरिजिनल जो साइंस आया है इसका नाम है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी में मैं आपके साथ यही बोलना चाहूँगा कि ये ऐसी एक थेरेपी है, ऐसी एक चिकित्सा की पद्धति है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें बाहर की एलोपैथी मेडिसिन का उपयोग नहीं होता है। हम इस पद्धति से हमारे भीतर में लाखों दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं हमारे ही शरीर के अंदर में। जितनी दवाइयाँ बाहर पूरे वर्ल्ड में मिला करके अवेलेबल नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा दवाइयाँ हमारे भीतर होती है तैयार। ऐसा बोला जाता है कि कई ऐसी बीमारियां, असाध्य बीमारी, असाध्य का मतलब क्या होता है? असाध्य मतलब जिसके लिए कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही होता है ना।
असाधारण, जिसके कोई इलाज नहीं है, मतलब इलाज नहीं है, यही टर्मिनोलॉजी हमको समझाती है कि दुनिया में इसके लिए कोई दवाई है ही नहीं। जैसे कई बीमारियां ऑटो इम्यून डिजीज होती है, आज तक जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम में ही हमारी दुश्मन बन जाती है और हमारे अंदर में बीमारी पैदा करती है। ऐसे कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज के लिए कोई दवाई नहीं बनी है संसार में। फिर बताइए कि इसके लिए क्या किया जाए? कुछ तो होना चाहिए ना। शरीर है, बीमार तो पड़ेगा, लेकिन कुछ होना चाहिए। इसलिए मैं इसी विषय में लगा रहता हूं कि क्या कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज, जितने लोग यहाँ पे नॉन मेडिको है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। किसी को आर्थराइटिस होता है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके लिए कोई दवाई बनी है? ठीक होता है ये ऐसे दवाई से? आपको नहीं पता होगा। दवाई तो लोग देते हैं, एलोपैथी डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, लेकिन ठीक होने के लिए नहीं, ठीक नहीं होता कोई भी दवाई नहीं। सिर्फ आपका जो आर्थराइटिस की वजह से पेन होता है तो पेन किलर दिया जाता है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून है। इम्यून सिस्टम ही इसको ठीक करेगी अगर चाहो तो, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे कई बीमारी जैसे जीबीएस है, आईबीएस जैसे प्रॉब्लम है, और अपने शरीर के ऊपर बड़ी बड़ी गांठें आना, पतलियों में गांठें आना, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारा दुश्मन बन जाता है। तो ऐसी बीमारियों के लिए मेडिसिन नहीं है। ऐसे समय में क्या करोगे? ऐसी ऑटो इम्यून डिसीज या ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे डिसऑर्डर है लाखों, जिसके लिए अभी तक दवाई नहीं बनी है। मैंने कल पहले ही कहा था कि एक मेडिकल साइंस की बुक्स लिखी है, शास्त्र लिखा है, वहां लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन, मर्यादा है। उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा साइंस जो होता है हमारे भीतर का साइंस है। हमारे भीतर का रिफ्लेक्सोलॉजी में हम अपने भीतर के साइंस को ही उजागर करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। तो आपको ये सीखना है कैसे होता है, जी जी, कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आगे लेके चलता हूँ मेरे स्लाइड शो में। अब मैं आपको इसके 3 ही सीक्रेट्स जो बताने वाला हूँ, वो सीक्रेट समझ लीजिए और उसके बाद इजीली आप इस साइंस को समझ जाएंगे। तो हमारे जो भीतर जो साइंस है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आप इससे भी अनजान है शायद, ये मेडिकल डॉक्टर ही जानते हैं, कॉमन मैन इसका क्यों अभ्यास करेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या साइंस होता है। फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब होता है कि रिफ्लेक्सोलॉजी, ये जो पद्धत है, ये जो टेक्निक है, हमारे भीतर कैसे काम करती है। जैसे कि काम करती का मतलब कैसे? जैसे आप गोली खाते हो, पेट में कोई बीमारी होती है ना, तो पेट में गोली खाते हैं, पेट में जाती है, वहाँ पे घुलती है और उसका जूस है हमारे लीवर में जाता है, लीवर में फिर वो गोली मेटाबोलाइज होती है और उसका जो एक्टिव पार्ट है हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जा कर के वो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन डिफेक्ट है उसको ठीक करती है। यही होता है। उसी तरह रिफ्लेक्सोलॉजी की प्रोसीजर से ही ऐसी कुछ बॉडी में चेंजेस होती है। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पहला। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, और आप वहीं पे बैठे बैठे आपके पैर के ऊपर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आएगा विषय। ठीक है, तो ये दूसरा मैं बताऊंगा आपको सीक्रेट कि ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, उसके साथ रिफ्लेक्सोलॉजी कैसे कोरिलेट करती है, इसका मैं ब्लूप्रिंट आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर यहाँ आप कहते हैं कि संसार में जितने हमारे रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट काम करते हैं उनके अनुभव से कहा जाता है 2000 से भी ज्यादा बीमारियां आप रिफ्लेक्सोलॉजी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये मैं आगे लेके चलता हूं आपको। यहाँ पे इंटेंशन प्योर होना चाहिए। जब आप बाहरी दुनिया से भूल करके भीतर की दुनिया को देखते हैं तो आपकी भावना प्योर होनी चाहिए, इंटेंशन प्योर होना चाहिए ये काम करते समय कि, और अफर्मेशंस होना चाहिए, सकारात्मक भाव होना चाहिए। मेरा भी भाव मैं दुनिया को सिखाता हूँ ना, तो पहले से यही बोलता हूँ कि देखो, हमारे लोग सुख सुविधा और बाकी सब चीज़ें, एलोपैथी डॉक्टर्स के पास मेडिसिन है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी आपको ठीक करने के लिए कुछ है, मेडिसिन है, होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास भी मेडिसिन है। वो मेडिसिन बाहर की चीज दे करके आपके शरीर को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ है क्या? मैं क्या दूं?
और लोग क्या बिलीव करते हैं, जब तक बाहर की चीज नहीं खाएंगे तब तक कैसे ठीक होंगे, ऐसे ही बोलेंगे। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे पता है साइंस, लेकिन मेरा इंटेंशन प्योर है कि कुदरत ने, भगवान ने, परमात्मा ने जो शक्तियां भीतर में डाली हैं उसका उपयोग करके मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल साफ है, आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने स्वामी जी से कल बोला था, रिक्वेस्ट की थी आपकी आशीर्वाद से, मुझे पूरी दुनिया में कम 1 मिलियन लोगों को रिफ्लेक्सोलॉजी सिखाना है। मैं और प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये मेरा संकल्प पूरा हो जाए। यहाँ अलौकिक पवित्र स्थान पे बैठ करके मैं ये सेवा का भाव लेकर के आया। ठीक है, चलो, तो एलोपैथी सब लोग जानते हैं। पहले इसका प्रारूप समझ लीजिए कि हमको क्यों जरूरत है ऐसी चीजों की, क्यों जरूरत है। याद करो, हमारे माता पिता जब हम छोटे थे हमारे डॉक्टर के पास लेके जाते थे, फैमिली डॉक्टर के पास, हमको कुछ होता था तो डॉक्टर आपको कितनी दवाइयां देता था, 1 या 2 होता था, नहीं होता था, 1 या 2 दवाई देता था, 3 दिन खाते थे, हम ठीक हो जाते थे। आज वही बीमारी है, होती है, और आप डॉक्टर के पास जाते हो, कितने दिन की दवाई और कितनी सारी दवाइयां रहती है, कुछ 5-10 प्रकार की। क्यों हुआ ये चेंज साइंस, हमको ये समझना है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता यहां पर, लेकिन जो लोगों के अंदर में कमर्शियल भाव आता है, बढ़ने का, कमाने का, लोगों को अननेसेसरी, लोगों के भावनाओं को जिसके पास नहीं है उनसे भी छीनने का जो भाव अभी पैदा हो गया, उससे थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहिए हमने, इसलिए मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं। आज देखो, पहले का ट्रेंड हमारा जो रिफ्लेक्सोलॉजी था, पहले के जमाने में या 20 साल पहले, 50 साल पहले, हमारा फैमिली डॉक्टर सादा बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक कर लेता था। करता था, नहीं करता था? करता था ना। हमारे फादर भी सिंपल आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, लेकिन बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम खेड़े में ही, हम के घर में बैठ के ही ठीक हो जाते थे। आज थोड़ा सा कुछ मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, तो एडमिट करके हमको 5 दिन 10 दिन एडमिट रखते हैं, कई सलाइनें चढ़ाते हैं, कई दवाइयाँ होती है, और हमारा बिल 1,00,000 2 लाख के ऊपर हो जाता था, जहाँ हमारा 15-20 रुपए में या 50 रुपए में काम हो जाता था पहला। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का माइंडसेट बदल गया, सेवा का भाव खत्म हो गया, अब सेवा का भाव नहीं रहा। ऐसे कोई डॉक्टर्स भी हैं जो अभी सेवा का भाव रखते हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो 90% डॉक्टर्स जो एलोपैथी सेगमेंट में अभी काम कर रहे हैं, उनको अपनी जो है सेवा का भाव नहीं, वो जो है वो कारपोरेट भाव बोलते उसको। यहाँ पे हमको क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना, मेरी बेसिक पढ़ाई उसमें हो गई है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एलोपैथी मेडिसिन का। लेकिन क्या एलोपैथी मेडिसिन के शास्त्रों में जो लिखा है, कौन सी दवाई कितने दिन तक, कितने समय तक देनी है, क्या उस रूल को फॉलो कर रहे हैं? ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कौन सी दवाई कितनी देने से साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ये क्लियर लिखा है, लेकिन क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसीलिए आप सबको ये साइंस को थोड़ा सा समझ जाओ, सीख जाओ, और आप अपने ही घर में बैठ करके अपनी अंदर में आने वाली बीमारियों को प्रिवेंट तो करेंगे, लेकिन छोटी मोटी जो चीजें आती है उसको घर में ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो मैंने पहले ही कहा, इसमें मेडिसिन नहीं दी जाती, लेकिन रिफ्लेक्सोलॉजी की साइंस से आप अपने ही भीतर में मेडिसिन पैदा करा सकते हो। हमारा ब्रेन सेंटर सक्षम है लाखों प्रकार की मेडिसिन तैयार करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साधनाएं होते हैं, आदमी, हम लोग अपने खुद को साधते हैं, अपने शरीर को साधते हैं साधना करके, हमारे प्राण शरीर को, हमारे मन शरीर को साधना से साधते हैं। उसी तरह हम अगर रिफ्लेक्सोलॉजी को थोड़ी देर बाजू में रखूं और मैं चाहूं कि मैं ध्यान में बैठकर, मेरा हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या मेरे हार्ट के पाल्पिटेशन बढ़े, और मैं चाहूं शांत होने की कोशिश, श्वासों के ऊपर ध्यान करके अपने मस्तिष्क को मैं ऑर्डर दूं, बोलूं कि अब मेरा हार्ट नॉर्मल हो जाए, अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए। होता है नहीं होता है? बताइए, होता है नहीं होता है? होता है ना। यही तो सीक्रेट है अपने साइंस का, सब कुछ भीतर है, बस
आपको उसको जागरूक करने। अलग अलग शक्तियां हैं बिना मेडिसिन की जो होती है। बोलते हैं लोग मुझे डायबिटीज़ हुआ, मुझे डायबिटीज़ हुआ, मुझे डायबिटीज़ हुआ, मुझे गोली खानी है, गोली खानी है। लोग क्यों हो गया, आप तो 30-35 साल के ही हो, क्यों डायबिटीज़ हुआ? पता नहीं, मेरे घर में किसी को डायबिटीज़ है तो मुझे भी हो गया। ये बात आपके दिमाग में डाली गई है कि आपके माता पिता को डायबिटीज़ है तो आपको भी होगा, और वही सोच के साथ आप बड़े हो रहे हैं, और वही सोच आपके बॉडी ने पकड़ लिया, आपके मस्तिष्क ने पकड़ लिया। वही एक साधक, एक साधु जब उसके माता पिता को डायबिटीज है और वो साधना करके बॉडी को सद लेता है तो उसको तो डायबिटीज होता ही नहीं। सही है ना? यही होता है, यही आपको समझना है कि हमारा शरीर में भी उतनी शक्तियां हैं जो हमको यूज करनी है ट्रीटमेंट करने के लिए। हमने आज कुछ संत को फूड रिफ्लेक्सोलॉजी की टेक्निक्स वगैरह सिखाया जो बाद में आपको तो हेल्प करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जितना हो सकता है आपको भी हेल्प करूंगा। फूड रिफ्लेक्सोलॉजी, हम ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जो सिग्नल्स भेजते हैं, वो भेजने के माध्यम कुछ डिसाइड हुए हैं रिफ्लेक्सोलॉजी में। पैर से फूड रिफ्लेक्सोलॉजी से, फेस से, ईयर से और हाथों से। इसके अंदर में जब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो महिलाएं गायनेकोलॉजी में स्पेशल रिफ्लेक्सोलॉजी कर लेते हैं, आर्थो में कर लेते वगैरह वगैरह, ठीक है, वो बात अलग है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, मैं अभी तक जो 18 साल में काम किया हूँ तो 90% जो प्रॉब्लम्स ठीक किया वो किया फूड रिफ्लेक्सोलॉजी से। और फूड रिफ्लेक्सोलॉजी के बाद मैं फेस रिफ्लेक्सोलॉजी भी यूज़ करता हूँ, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, कुछ कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए। दवाई बनी ही नहीं है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है। क्रैनियल नर्व डिस्फंक्शन, बेल पाल्सी, चेहरे का पैरालिसिस हो जाता है, कानों के प्रॉब्लम, आँखों के प्रॉब्लम। अगर मुझे बताइए सर कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होते हैं, किसी ने बोला मेरी आँख में प्रॉब्लम है और कई सालों तक वो दवाखाने के चक्कर काटता है, अगर दवाई होती तो चक्कर काटने की क्या जरूरत है? है जरूरत? अगर दवाई है तो 3-3 साल, 10-10 साल वो दवा चक्कर क्यों काट? क्योंकि दवाई नहीं है, हिट एंड ट्रायल्स पे ही काम हो रहा है सब। आईसीयू में कोई इंसान जाता है तो मुझे बताइए, डॉक्टर्स को क्या पहले से पता हो जाता है कि इंसान 100% ठीक होगा? डॉक्टर्स को पता नहीं, पता होता है तभी तो आपका साइन लिया जाता है कि साइन करो, इधर कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। मतलब इमेजिनरी एक कुछ बातें शुरू हो जाती है, एक प्रोटोकॉल बनता है ट्रीटमेंट का जो शास्त्रों में, उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो प्रोटोकॉल बनता है, उसके हिसाब से वो काम करते रहते हैं, और काम करने के बाद अगर बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बॉडी कोलैप्स भी होती है। इसलिए कि वो भी नहीं जानते कि ये जो फलाने बीमारी के लिए ये इंसान आईसीयू में आया, ये कितने दिन में ठीक होगा, कब ठीक होगा, ये नहीं जानते। और सिर्फ ये जानते हैं कि फलाना पेशेंट है, इसका बहुत बड़ा है, ये ज़्यादा है, ये टर्मिनल स्टेज पे है और ये 2 महीने में, 4 महीने में मरने वाला है, ऐसी बोल सकते। मैं इस बात को डिनाई करता हूँ डॉक्टर्स के। डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता है, और ये चीज़ें जब कोई इंसान अपने मन में डाल देता है कि ये तुम्हारी बीमारी अच्छी नहीं, देखो डॉक्टर ने ये समझानी नहीं चाहिए बात, पेशेंट को बोलना नहीं चाहिए। बोलनी चाहिए कि देखो तुम्हारा सफ़र तो 6 महीने का ही रह गया, ये बोलनी चाहिए ना? नहीं बोलनी चाहिए ना? तुम ये कर लो, वो कर लो, बोलते हैं ना डॉक्टर, तुम्हारा बीमारी ऐसा है। कल मैंने एक वीडियो दिखाया था, डॉक्टर शाह, हमारे रिनाउंड यहाँ के न्यूरो फिजिशियन है अहमदाबाद के, उनका वीडियो दिखाया था। तब रियलाइज हुआ कि अगर आपने संकल्प किया तो कोई भी बीमारी आप ठीक कर सकते हो, आपकी सक्षमता है। आप अगर धरती पे आए हो तो अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आपका एजेंडा डिसाइड हुआ है। बट क्या आप अगर अपने एजेंडे के साथ भूले बैठे हो तो फिर भगवान भी आपको नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब को बोला गया, उनके सीनियर डॉक्टर ने, कि तुम 6 महीने के ऊपर सरवाइव नहीं हो सकते, तुम्हारा काम हो गया। तो उसने भगवान को भी, एक यूनिवर्स को भी बताया कि तुमने मुझे डॉक्टर बनाया तो कुछ काम के लिए बनाया होगा, अगर मुझसे कुछ काम करवाना है दुनिया के लिए तो मुझे जिंदा रखो। और वो फिर 21 दिन में ठीक भी हो गए। आज डॉक्टर साहब इतने बड़े हैं कि 2-2 महीने तक उनका वेटिंग चलता है, मिलते नहीं। अमेरिका से लेके सब पूरे दुनिया में वो काम उनका चलता है। तो खुद के ऊपर, खुद के शरीर को स्वस्थ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो होती है रिफ्लेक्सोलॉजीज,
इसको कई लोग एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको भी समझा देता हूँ। आप लोगों ने भी कहीं गए होंगे, किसी ने कुछ प्रेशर किया होगा तो एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी में फ़र्क है। रिफ्लेक्सोलॉजी ये साइंस यूके यूएसए के एलोपैथी डॉक्टर्स ने बनाया है, और डॉक्टर इवान पावलोव भी एक एलोपैथी डॉक्टर है रशिया के, जिन्होंने इसको नाम दिया, आज इसके नोबेल प्राइज मिला। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें सब कुछ बाद में आता है, पहले बाहर सब कुछ डेवलप हो जाता है, और आता है तो उसको भी तोड़ मरोड़ के कुछ तो अलग चीज पेश कर देते हैं, गलत है। अब ये जो रिफ्लेक्सोलॉजी और एक्यूप्रेशर एक चाइनीज साइंस है। एक्यूप्रेशर इसलिए होता है कि आपके भीतर की जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको ठीक करती है एक्यूप्रेशर। रिफ्लेक्सोलॉजी ये ऐसी टेक्निक है जो आपके ब्रेन सेंटर्स और आपके नर्वस सिस्टम को पकड़ के काम करती है, और आपकी नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये कई हजारों दवाइयां रिलीज करने में काम में आती है रिफ्लेक्सोलॉजी में। ठीक है, ये नेचुरल मेडिसिन रिलीज होती है, और एक्यूप्रेशर में खाली एनर्जी फ्लो अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि एनर्जी एक हीलिंग नहीं है, एनर्जी भी हीलिंग है। मैंने कल बोला एनर्जी ही से ही सारा बॉडी चल रहा है। अगर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है शरीर में, प्राण नहीं है, बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या आपका कोई ऑर्गन काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और हमारे अंदर में, अब आप बोलेंगे कि मुझे अभी बहुत, मेरा स्टमक अभी एसिडिटी से जल रहा है, और मैं बोलेगा चलो एनर्जी रिलीज करो, ध्यान करो प्राण शरीर का और एनर्जी रिलीज करो, थोड़ा समय तो लगेगा। तो इतना समय भी इंसान सहन नहीं कर सकता, इसलिए रिफ्लेक्सोलॉजी फिर करते हैं, सीधा ब्रेन सेंटर्स को हम एक्टिवेट करेंगे, और फिर इंस्टेंट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 5 या 10 मिनट में आप देखेंगे कि एसिडिटी के जो चैनल्स है वो बंद हो जाते हैं और एसिड रुक जाता है होना। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी का खासियत है। चलो हम आपको कुछ समझाते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे कंप्यूटर चलाते समय हमारे पास क्या होता है, कीबोर्ड होता है, हम कंप्यूटर चलाते हैं और सब कुछ स्क्रीन पे दिखता है। प्रोसेस कहाँ हो रही है? सीपीयू में, है ना? कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें प्रोसेस हो रही है, उसके रिजल्ट हमको मॉनिटर पे दिखा है, लेकिन काम किससे हो रहा है? कीबोर्ड से ही हो रहा है। बस ये प्रिंसिपल के साथ ही रिफ्लेक्सोलॉजी काम करती है। हमारे शरीर में भी कुदरत ने एक स्पेशल कीबोर्ड दे रखे हैं, उसका नाम है पैर, तलवे, हाथ, चेहरा और कान। इस कीबोर्ड से क्या होता है, यहां से क्या होता है कि हमारे पैरों में जो कीज है, जो कुदरत ने दे रखी है, फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पेशियन कार्पसल्स और मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ऐसी स्पेशल मस्कुलर सिस्टम होती है जहां पर आप स्टिमुलेशन देने से इमीडिएट ब्रेन सेंटर्स को मैसेज जाता है। ठीक है, तो यही तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे ही काम होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है पैर है, ये पैर बहुत सुंदर है। कुदरत ने पैरों के ऊपर, बच्चा जब जन्म लेता है तब पैर नहीं टिका सकता, और जैसे ही वो बच्चा पैर टिकाना जमीन से शुरुआत कर देता है तो उसकी ग्रोथ कितनी फास्ट होती है, देखा आपने? क्यों होती है? क्योंकि यहां से सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? पूरे बॉडी में और ब्रेन को जा रही है। कुदरत ने हमारे पास ऐसे ही एक सिस्टम दी, यहाँ पे भी कीबोर्ड जैसे बटन से, जिसको मैंने कहा था मसल स्ट्रेच रिसेप्टर और पेशियन कार्पसल्स, यहाँ से हम स्टिमुलेशन भेजकर हम भेजते हैं इंफॉर्मेशन। कहाँ पर? हम ब्रेन में भेजते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कितना अद्भुत साइंस है। ये इंफॉर्मेशन ऐसी ब्रेन में जाती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और यहाँ पर हमारे ब्रेन सेंटर्स ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। हमारे मस्तिष्क के पास, हमारे ब्रेन के पास, कितने लोग बिलीव करते हैं कि हमारा शरीर का एक एक सेल का कंट्रोल पावर हमारे ब्रेन के पास ही है और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आप ब्रेन को, ब्रेन सेंटर्स को भेज रहे हैं, ये हेड ऑफिस है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होगा। तो लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन भेजना तो जरूरी है ना, तब तक उनको पता कैसे चलेगा क्या कैसे ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल हम पैर का लेते हैं, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन जाती है तो ये ब्रेन के सेंटर्स, जैसे अपने ब्रेन सेंटर में अनेक सेंटर्स होते हैं, जिसका नाम है पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मोटर कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अमेगडाला, रेटिकुलर सिस्टम वगैरह अनेक होती है।
ये सब आपके बॉडी को अलग अलग तरीके से चलाने का एक काम उनको सौंपा गया है। स्पेशल काम स्पेशल ग्लैंड के लिए होता है, ठीक है। बट ये पूरी बॉडी को यूनाइट होकर के चलाते हैं। तो हम इस इंफॉर्मेशन को जब यहाँ भेजते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद ये तय करते हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन कौन से बॉडी का कौन सा पार्ट खराब है, कौन से पार्ट के लिए आप भेज रहे हो। आपके पैर में सारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है, मैं बताऊंगा कैसे है। तो वहां से ये ब्रेन में जब सेंटर में जाते हैं तो ये ब्रेन सेंटर्स कलेक्ट करते, गैदर करते इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको ठीक करने के लिए क्या उपयुक्त है, ये डिसाइड होने के बाद यहाँ पे हमारी एक स्पेशल सिस्टम होती है जहां से वापस मैसेज आता है अपने ऑर्गन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं। हमारे अंदर फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैर में काटा गया, ये कैसे समझता है? आपका जब ब्रेन बताएगा तभी ना। पेन होता है तो पेन किसको, कहां जाती है इंफॉर्मेशन पेन की? ब्रेन में। फिर ब्रेन आपको क्या बोलता है? काटा वैसे ही रखो? नहीं, इमीडिएट आपको बोलेगा ये काटा अनवांटेड है, बॉडी में गलत है, इसको निकालो, बोलता है। ये दो अलग अलग सिस्टम से काम चलती है। सेंसरी सिस्टम से पता चलता है कि हमको काटा गया, और इमीडिएट ब्रेन मोटर सिस्टम से बोलता है काटा निकाल के फेंको। इस दो सिस्टम में काम होता है। इसी तरह जब हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन से सेंसरी नर्वस सिस्टम या हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, तब ये इंफॉर्मेशन मोटर सिस्टम से गैदर होकर के ये टारगेटेड ऑर्गन पे आती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर में बहुत एसिडिटी बढ़ी है तो मोटर सिस्टम एक्टिवेट होकर के आपके स्टमक के अंदर में जो सेल्स एसिड सिक्रीट कर रहे हैं उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा इमीडिएट। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये हमेशा के लिए क्यों नहीं होता? होता है। आप हर समय एसिडिटी होते तो आप हर समय गोली खाते हो क्या? अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जिसको बार बार एसिडिटी की शिकायत है, जो गोली खा रहा है, उसको बार बार एसिडिटी होती है, ऐसे पेशेंट के लिए रिफ्लेक्सोलॉजी पूरा काम करती है। क्यों करती है बताता हूं। बार बार एसिडिटी होना ये ब्रेन क्यों ठीक नहीं करता? क्योंकि कोई भी आदत अगर आप अपने शरीर को लगाओगे, कोई भी चीज आपके शरीर में 21 दिन से 3 महीने के ऊपर है, तो मस्तिष्क का हमारा ब्रेन उसको अपनी बेबी करके अडॉप्ट कर रहा है, कंडीशनिंग हो जाती है। आपके अंदर में अगर डायबिटीज 3 महीने से पनप रहा है और आप गोलियां खा रहे हो, जब तक गोली खाएंगे नहीं तब ब्रेन भी सिग्नल नहीं देगा कि इंसुलिन सिक्रेट करना है नहीं करना है। एग्जाम्पल और देता हूं, आप अच्छे से समझो इस चीज को। किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया और यहाँ पे रॉड डाला। रॉड डालते बराबर वो बोलता है आप खेलो कूदो, ऑफिस जाओ, सब कुछ करो, बोलता है क्या? क्या करता है? ये रॉड को क्या करता है? बांध के रखता है। यह हाथों को हिलाने नहीं देता। कितने दिन तक? कम से कम 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जब वो प्लास्टर निकालता है और हाथ धीरे धीरे सीधा होता है, कई दिनों तक आपको पता भी नहीं चलता अंदर कोई रॉड डाला हुआ है, कोई प्लेट डाली हुई है। पता चलता है क्या? नहीं। क्यों? ये तो फॉरेन मटेरियल अंदर है, फिर भी पता। ब्रेन ने उसको अडॉप्ट कर लिया, ये बॉडी का पार्ट करके ब्रेन ने अडॉप्ट कर लिया। ऐसी क्रॉनिक बीमारियां जो होती हैं उसको भी ब्रेन अडॉप्ट करता है, कंडीशनिंग करता है। किसी के हार्ट में एक बार ब्लॉक गया और निकालने के बाद में डॉक्टर ने आर्टिफिशियली उसको निकाल दिया, बाहर कर दिया, तो ब्लॉक फिर से वहीं पे आता है। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे अंदर जो हार्ट ब्लॉक था वो किधर गया, और फिर से वहां पे तैयार कर गया। आपने बोला ब्रेन के पास हर सिस्टम के चलाने का पावर ब्रेन के पास ही है। आपकी इम्यून सिस्टम भी उसी से चलती है। लीवर किसी का डैमेज हुआ तो आपने सुना है लीवर फिर से तैयार होता है। तो आपने देखा कि हम जब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली भेजते हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर चलाता है तब रिजल्ट अच्छे आते हैं, या डॉक्टर चलाता है तब अच्छे आते हैं? कंप्यूटर इंजीनियर जब चलाता है तब रिजल्ट अच्छे दिखे। उसी तरह एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट थोड़ा सा इसका डीप में अभ्यास करता है और वो प्रॉपर इन चीजों को समझता है तो आपको रिजल्ट ही तुरंत आते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट,
इसको प्रैक्टिस लगती है। थियरी से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है ना उतना अच्छा। एक एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर सीख के बाहर निकलता है तो उसको पेशेंट देखने की हिम्मत नहीं होती या पेशेंट को दवाई देने की कोई है नहीं, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये भी साइंस ऐसा ही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमको चीज़ें समझ में आती है। इंस्टेंट होती है, बहुत इंस्टेंट होती है ये प्रोसेस। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं फील किया, अभी तक मुझे कमर दर्द नहीं था, अभी मेरा कमर दर्द खत्म हो गया। ऐसे ही बोल सकते हैं। मेरे कई थेरेपिस्ट, इंजीनियर ये चीजें सीखते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर ये चीजें सीख रहे हैं, सभी लोग। और मेरा मिशन है हर घर में अगर एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हो जाए ना तो अपने घर के वो लाखों करोड़ों रुपया बचा सकता है, ऑपरेशन बचा सकता है, सर्जरीज बचा सकता है, अपने पीढ़ी न पीढ़ी को ये साइंस सिखा के जा सकता है, उसका नाम अमर रह सकता है। क्योंकि इसमें ना खर्चा आता है, ना मशीन लगती है, कुछ भी लगती नहीं है। एक मैं सुनाना चाहता हूँ, एक मेरी थेरेपिस्ट काम करती है, इंजीनियर है। ये बोलती है कि मैं जब काम करती हूँ आधे घंटे में पेशेंट बोलता है मेरा 90% प्रॉब्लम खत्म हो गया। इसके बारे में मुझे बोलना था। एक पेशेंट नंबर पेन की मेरी, उनको एक ही दिन में इफेक्ट दिख गया। 90% मैंने अभी तक जितने भी किए उसमें ऐसा हुआ है कि फर्स्ट दिन से इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। देखा आपने, तो इस तरह से आपको इसका रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और अभी आप समझ जाओ कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तैयार है? स्क्रीन के ऊपर, अब आपके पास पैड पेंसिल नहीं है तो आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, मैं और फील कीजिए अपने शरीर को। ठीक है, अपने ही शरीर को समझ जाइए। मैं आपको बड़े अच्छे से समझा देता हूँ। शरीर की अनेक बीमारियां होती है, अनेक लाखों बीमारियां होती है। अब मैं आपको बहुत इजीली, इतनी बीमारियां एक साथ तो नहीं समझा पाता, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी करके इस साइंस को समझाता हूँ। देखो, हमारे शरीर में अनेक बीमारियां होती है, तो ये बीमारी को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। आप इमेजिन करो अपने बॉडी को, अपने सिर को नंबर 1 2, अपने छाती के एरिया को नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। आप देखेंगे सिर की बीमारियां गले से ऊपर है। ठीक है, और यहाँ 2 नंबर की मैंने छाती की बीमारियां क्या होती है आपके ध्यान में आ गई, पेट की क्या होती है, पैर की क्या होती है। अब एक काम करिए कि आप ये पैरों को, अपने पैरों को हाथ लगाओ और देखो, मैं जैसा समझाता हूँ, ये उंगलियों को अलग कर दो, उंगलियों को अलग कर दो। दूसरा, ये जो फुगा हुआ पार्ट है ना मेटाटार्सल का, इसको भी अलग कर दो। पहले 1 नंबर, ये 2 नंबर, और फिर इसको जो पैर का अंदर घुसाओ, जो जमीन को टच नहीं होता, नंबर 3 दे दो, और इसको नंबर 4 दे दो। ठीक है, डिवाइड कर दिया। आप कोई भी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचो, किस चीज में, कौन से एरिया में आपका प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचो। ठीक है, नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। देखो, आपको कहीं भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली समझा। आपके इस पार्ट में कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप जो स्टिमुलेशन, आप जो सिंपल में मैं आपको बताता हूँ, लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ कि यहाँ उंगलियों के ऊपर ही काम करो, इसकी मसाज करो, ड्राई नीडलिंग करो, थंब वॉकिंग टेक्निक या कुछ भी, इसी में काम करना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपके इस ऊपर की बीमारी में राहत मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, तब बस इसी में आपको रात को सोने के पहले काम करना है और सो जाना है। आपको 1 गोली की नींद आ जाएगी रात भर। ठीक है, तो ये है। उसी तरह 2 नंबर से 2 नंबर मिला दो, छाती की कोई भी बीमारी है इससे ठीक करो आप, ये पैर से। और पेट की कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, ये पैर के इस भाग से ठीक करो। और आपके घुटने खराब है, हिप जॉइंट के प्रॉब्लम है, वो ईडीए से ठीक करना है आपको। और आप देखेंगे ये पैर के 2 चित्र भी मैं यहाँ पे लगाया। मैं आपको एक अच्छी बात अभी अच्छे से आराम से सिखा रहा हूँ, वो है, आए दिन लोग बोलते हैं मुझे कमर दर्द हुआ, आए दिन लोग बोलते हैं कि मेरे घुटने खराब हो गए, ज़्यादा समस्या है ना। तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप इस भाग को हाथ लगाओ, अपने ये जो लैटरल भाग है ना, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हाथ लगाओ। ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपका वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइन। ठीक है, आप चेक करो नीचे से ऊपर, अगर आपको कमर दर्द है
या गर्दन का प्रॉब्लम है या थोरेसिक का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे टेंडरनेस आता है। और फिर आप अगर वहाँ पे प्रेशर करते हैं तो कहीं दर्द होता है, मतलब दर्द होने का मतलब ही ये है कि आपका ब्रेन सिग्नल रिसीव कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम है आपको। अगर दर्द नहीं है, सर मैं तो कर रहा हूं या दर्द नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो पेन होगा, क्योंकि जहां प्रॉब्लम है वहीं ब्रेन रिसीव करता है सिग्नल्स। आपका फिर किडनी का पार्ट हो या आपका हार्ट का पार्ट हो, दर्द हो रहा है तो प्रॉब्लम है, दर्द नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी सिग्नल रिसीव नहीं होती ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दूसरा, अब नीचे के पैर में आ जाओ। आपके घुटने के लिए, हिप जॉइंट के लिए बता देता हूं। आपको स्पाइनल कॉर्ड सबको समझ में आ गई, कमर का सिर से पांव तक समझ में आ गई। ये ध्यान में, हमारे जो संत लोग हैं उनको, हमको 4 लोगों को पूरा ट्रेन कर चुके हैं हम, वो आपको बाद में हेल्प करेंगे डिटेल में, लेकिन आपको भी कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया। ये देखो, यहाँ पर आपकी हिप जॉइंट सबसे पीछे, हिप जॉइंट, यहाँ पर आपके घुटने, यहाँ ऊपर देखो उंगली के पास शोल्डर होते हैं, यहाँ शोल्डर होते हैं, और यहाँ पे एल्बोज होते हैं, एल्बोज हाथ। ठीक है, यहां से ऊपर से नीचे ये हाथ गए, यहां पर उंगलियां आ गई, और यहां से इधर से उधर हमारी पैर आ गए। अब देखते हैं, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके हाथ कैसे होते हैं, आए पास पास में आते हैं, ऐसे पैर भी पास पास में जुड़े रहते हैं। देखो, रिफ्लेक्सोलॉजी में यही कॉन्सेप्ट एक आपको समझना है, समझने के लिए बोला, ये किताबों में नहीं लिखा है, बट आप समझ जाए। इधर से इधर आते हो तो यहाँ पर पाँव, ये हाथ, दोनों पैर में दोनों। यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड का पैर लेफ्ट वाली बॉडी को, मैंने स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी अलग अलग होती है ना, तो लेफ्ट साइड का पैर हमारे लेफ्ट बॉडी को ठीक करता है, राइट साइड का पैर हमारा राइट बॉडी को ठीक करता है। इतना कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में। ऐसा नहीं है कि मेरी आंख बाई वाली दुख रही है तो सर ने बोला था कि पॉइंट करना उंगलियों में उसका है, और आप मेरी राइट आंख में प्रॉब्लम है और लेफ्ट पैर में काम कर रहे तो आंख ठीक नहीं होगी। करेक्ट। अब हार्ट कितने होते हैं हमको, हृदय एक, कौन से साइड में, तो कौन से पैर से करोगे, यस समझ गए। ठीक है, तो ये हो गया मैं आपको जो समझाया, इतनी समझ आपने रखनी है। ठीक है, हमारे अंदर में कई बीमारियां होती है, कई बीमारियां हमारे अंदर, हमारी बॉडी कैसे बनी है, अलग सिस्टम से बनी है, अलग 9-10 सिस्टम से पूरी बॉडी यूनाइट होकर काम करे। हर एक सिस्टम की हजारों बीमारियां होती हैं, लेकिन कॉमन बीमारियां आपने कुछ देखे हैं। अगर आपने कभी कोई आईसीयू में, कहीं इधर डॉक्टर के पास अगर ज्यादा नहीं गए तो आपको बहुत खतरनाक बीमारियों के बारे में पता भी नहीं होगा। और फिर भगवान से यही प्रार्थना करो कि ये सब कुछ हमको नहीं चाहिए, हमको कोई आईसीयू नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर के पास ऐसा एडमिट होने लायक ऐसा कुछ नहीं चाहिए, और होना भी नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने आया कि आपके भीतर ये साइंस है। अब अनेक सिस्टम्स होती है, अनेक सिस्टम की अनेक बीमारी होती है। आपको बिलीव करने के लिए, आपको विश्वास पैदा करने के लिए, मैंने कई 200 एलोपैथी डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट करी है, और उन्होंने इस साइंस को एक्सेप्ट किया है, इसको सहारा है, सराहना दी है। और एक डॉक्टर साहब है मेडिकल कॉलेज के HOD। नमस्कार, मी डॉक्टर मनोहर मुद्देश्वर, प्रोफेसर अँड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपूर. मला सेलुकर सरांच्या रिफ्लेक्सॉलॉजी थेरपीबद्दल थोडं काही शेअर करायचं आहे. मला 2 वर्षापूर्वी पायांचा आणि गुडघ्यांचा अतिशय त्रास होता. त्यावेळेस त्यांच्या रिफ्लेक्सॉलॉजी थेरपीचा उपचार करून घेतला. जवळजवळ 2 महिने मी तो उपचार सरांकडून घेतला, आणि त्यानंतर मला कुठलाही पायाचा किंवा गुडघ्यांचा त्रास राहिलेला नाही. मी जे बॅडमिंटन खेळायचं बंद केलं होतं ते आता नियमित सुरू केलेलं आहे. जब एक डॉक्टर ऐसी बोल रहा है तो आपको भी विश्वास हो रहा है। इतना बड़ा डॉक्टर HOD मेडिकल कॉलेज के, इनका घुटने पूरी तरह से खराब हो चुके थे, रिटायरमेंट के पहले की बात। डॉक्टर ने बोला था आपकी हॉबी वगैरह सब बंद करो, तब इनका हुआ था। तो ये जो रिफ्लेक्सोलॉजी है ये हमारे स्किन पे काम करती है, हमारे सभी
जॉइंट्स पे काम करती है, मस्कल पे जॉइन करती है। ये रिफ्लेक्सोलॉजी हमारे अंदर में हर्निया को कंट्रोल करती है, हमारे ऑटो इम्यून डिसीज आईबीएस को ठीक करती है। ये अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सबको इंटरेस्ट तो आएगा, लेकिन समय की वजह से हम थोड़ा सा इसको कम से कम समय में करेंगे। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये रिफ्लेक्सोलॉजी आप चाहो जिसके ऊपर काम करवा सकते हो। आपको लगेगा कि ये कौन नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप हर तरीके से काम कर सकते हो। एक मेरे पेशेंट आए थे 9 साल पहले, 90% हार्ट में ब्लॉक लेकर के, और वो मेरे पास आए डरे डरे से, डॉक्टर के से छुट्टी मांग करके आए थे कि सर मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। माइनर अटैक का ये हुआ, मैं माहौलकर सर के पास गया तो मैं बहुत डर गया था। माहौलकर सर ने बोला मेरे को आपको 15 दिन में एंजियोप्लास्टी करनी है। तो मैं बोला क्या करना, मैं डिस्प्रेशन आ गया। घर के लोगों ने सजेस्ट किया सर से एक बार सलाह लो। मैं सर के पास गया, जाने के बाद सर ने मेरी फाइल देखा, चेक किया, बोले 15 दिन तेरे पास है, तो 15 दिन मैं जो बोलता हूँ करना है, फिर उसके बाद आगे देखते क्या करना है। सर ने मेरे ऊपर इतना अच्छा उपचार किया 15 दिन में, और बोले जाके आप दिखाओ उसको फाइल माहौलकर सर को, क्या बोलते सुनो। वो 15 दिन में जो एंजियोप्लास्टी करने वाला था, डॉक्टर माहौलकर बोले आपने ऐसा क्या किया। बोला सर वो मत पूछो क्या किया, आप देखो मेरी फाइल क्या है, आपका रिजल्ट क्या है। बोले आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर सर के पास गया, फिर सर का ट्रीटमेंट लिया, वहां से मैं योगा से जुड़ गया। आज मैं इतना फिट हूँ कि वो बोलते कुछ करना ही नहीं है, ब्लॉकेज किधर गया पता ही नहीं। ये योगा क्लब है, मैं 2014 में इस्टेब्लिश किया, जहाँ 800 लोग लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, और पिछले 10 सालों से मैं निरंतर निःशुल्क सेवा देता हूँ। मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे की, यहाँ पे सब लोग योगा करने आते हैं, जो लोकल आते हैं। अभी हम ऑनलाइन भी शुरू कर दिए इसको, ताकि लोग सीखे, स्वस्थ रखें। अपने पास जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाएंगे बताओ। तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज है, ज्ञान है, अगर और ज्ञान का अगर हमारे दुनिया के लोगों के लिए हेल्प ही नहीं होगा तो क्या लेके जाओगे, कब दोगे। तो ये जो कुछ कुदरत आपको देती है ना, ये बांटने के लिए देती है। इसलिए मैं जितना हो सके मैं देने की कोशिश करता हूँ। समय का प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास, समय ही समय है, और परमात्मा की इच्छा से अभी तक मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, कोई गोली की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं आपके साथ अभी ये सारी चीज़ें शेयर किया। महिलाओं को, महिलाएं बैठी है, बहनें बैठी है यहाँ पर, उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि आपके भीतर में जो चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, बीमारी नहीं होती है, ये बदलाव होते हैं, उम्र के हिसाब से बदलाव आते हैं। लेकिन कुदरत ने अगर बदलाव आने के लिए शरीर बनाया है तो उसका तंत्र ठीक करने का आपके शरीर में दिया है। ये बहन देखो, इनके ट्रीटमेंट हमने किया था, क्या बोलती है। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको सबसे बड़े आपका मनोबल स्ट्रांग होना चाहिए कि यस हम ये कर सकते हैं। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम आपका नाम क्या है मैम? मांडवी। आपकी एज? 45। कल हमने आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट किया था जी। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी पहले? मुझे सर शोल्डर में पेन हो रहा था। ओके। और फिर 6 मंथ से पीरियड्स नहीं आ रही थी। अच्छा। तो जब आपने किया तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ हो रहा था, दर्द हो रहा था। लेकिन वो 6th आवर में मुझे मतलब ये पेन भी कम हो गया और फिर पीरियड्स भी आ गया। अच्छा, तो आप ये कितने, कम से कम 5-6 महीने से आपको पीरियड नहीं आया? जी, 6 मंथ से नहीं आया। तो आपने वो कुछ पिल्स खा लिए थे, हार्मोनल पिल्स खा लिए थे? जी, मेडिसिन वगैरह लिया, लेकिन उससे कुछ फायदे नहीं हुए। तो देखा आपने, तो बदलाव है, इसको सीखो। क्या है, हम संसार में बाहर की चीजों में इतने व्यस्त हैं, वही पैसा कमाते हैं और वही फिर डॉक्टर को जाके दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, हमारा इतना पैसा आता है, महीने में खूब कमा। क्या फायदा? अगर आपके अंदर में प्रॉब्लम है तो क्या आप शान से जी सकते हो? शान से जीना का मतलब क्या होता है? खुशी से जीना, आनंद के साथ जीना। जैसे आप यहाँ बैठ करके जब संकीर्तन करते हो तो कितना आनंद है, आपके सारे के सारे चक्र एकदम एक्टिवेट होके आपको लगता है यहीं बैठे रहो और कुछ करो ही मत। तो ये जीने का तरीका ये होता है, ये सब हम इसको बता रहे हैं। अब देखो, बहुत सारी ऐसी मेरे पास लोग हैं जिन्होंने, किसी ने किडनियाँ ठीक किया, किसी ने कुछ ठीक किया। अभी हम सीधा आगे चलते हैं, आपको ये बताएंगे कि छोटे बच्चे को आजकल बहुत बीमारियां हो रही है।
ऑटिज्म, ADHD, ASD, डाउन सिंड्रोम, एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं आपको फिर से यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा IVF का ट्रेंड आया और इसमें आपको हस्बैंड वाइफ को पता ही नहीं होता है कि बच्चा कैसे पैदा होने वाला है, किस टाइप का रहता है, कि क्या क्वालिटी रहेगी उसकी। पता होता है क्या? क्या क्वालिटी रहे, किस टाइप का रहेगा, उसकी इंटेलिजेंसीज कैसी, उसकी पावर कैसी रहेंगी? कुछ भी नहीं, हवा में रहता। अगर दोनों के हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम्स है, क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम्स है, तो एबनॉर्मल बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। और मैंने देखा 70 to 80% IVF के केसेस में ऐसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं जो इननेचुरल है, जो नेचुरल नहीं है। जबरदस्ती वाला काम नेचर को पसंद नहीं है। जितना सरल है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सरल रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैं आप साधक हो, यहाँ पर आपको यही चीज एक अपने लिए समझना है। आपको ध्यान रखना है अपने शरीर का, क्योंकि आपको जब इस फील्ड में आ गए तो आपको स्वस्थ रहना भी जरूरी है ना। आखिर तक सेवा कैसे करोगे, शरीर अच्छा नहीं रहा तो? साधना कैसे करोगे? तो आखिर तक हमको स्वस्थ रहना है। ठीक है। अब देखो, आपको लगेगा कि ये कुछ प्रैक्टिकल और ये चीज हम नहीं कर सकते। एक रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर मेरे को फोन करते हैं जालंधर से कि सर मैं परेशान हो गया, 20 साल से मेरी वाइफ डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, अटैक आते उसको, अटैक आने के बाद क्या उधम करती हो पता नहीं, और वो सब बताते सर मुझे अभी एलोपैथी दवाई में लाखों रुपया खर्च किया, आप क्या करूं बताइए। सुनिए। आर्मी से रिटायर्ड हूँ, ये कोर्स कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले मैंने आपके कहे के अनुसार घर में ही अपनी वाइफ से ये स्टार्ट किया है। ओके। पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाइफ को जैसे डिप्रेशन और दूसरे दौरे पड़ते थे, तो अब वो हट गए हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता। देखा आपने, आप भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ बूढ़े घर में रहते हैं, क्या करेंगे? उनके पास कुछ तो ऐसा स्किल होना चाहिए जहां पे इमरजेंसी ना हो। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। यही सिखाना है मुझे सबको, जितना हो सके। देखो, हम भगवान तो नहीं, हम परमात्मा नहीं है। हम खाली वो चीज सिखा सकते हैं जिससे काम होता है। नहीं होना, नहीं हो जाना आना, ये उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। बट कुछ नहीं के बराबर कुछ होना अच्छा है। तो आप सभी को, हमारे यहाँ के जो संत लोग हैं जिनको हम ट्रेनिंग हमने दिया, आप जो भी सीखना चाहें इनसे सीख सकते हैं। कैंप लगा सकते हैं, उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, अपनी बीमारी को फायदा दे सकते हैं। लोग बोलते हैं डायबिटीज ठीक नहीं होता, वो भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारे इंस्पिरेशन हम आपको बताते हैं कि हमने प्रैक्टिस तो शुरू करी है 2006 में, लेकिन 2011 से हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। 2009 की ऐसी एक बात है, ट्रेनिंग देने का नहीं सोचा था या सिखाने का नहीं, क्योंकि हम एलोपैथी में सीखे थे। कैसे तो भी ये थेरेपी शुरू करते थे, किए थे, और इस थेरेपी से लोग ठीक भी हो रहे थे। लेकिन हम ठीक करने पे, पेशेंट, एक डॉक्टर काम करता है ना, पेशेंट को ठीक करने का इतना ही समझ था हमको, और कुछ नहीं। 2010 में हमारे अंदर में एक संकल्प उठा कि ये मैंने सीखा जिस तरीके से, तो ये कोई भी सीख सकता है। और क्यों ना हम ऐसा संकल्प ले कि हर घर में एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट अगर बन जाता है तो अपने घर के कम से कम लाखों रुपए बचाएगा, करोड़ों रुपए बचाएगा, सर्जरीज बचाएगा, प्रॉब्लम को क्रॉनिक होना से बचाएगा। ये एक हमारे अंदर भाव आया। इतने में एक पेशेंट हमारे पास आई जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। ये तब मेरे पास आई थी, 62-64 ईयर की रही होगी, अभी इसका एज 78 के ऊपर है। इनको क्या हुआ था, इनको एवियन होता है ना, कितने लोग जानते हैं एवियन? नेक्रोसिस, यानी हिप जॉइंट जो है पूरी तरह से गल चुका था, कार्टिलेज खींच चुके थे, अंदर में ब्लड बह रहा था। इतना खतरनाक पेन में ये मेरे पास आई, कहती है कि सर मुझे पेन सहन नहीं हो रहा है और आपका नाम सुना है, मैं आपके पास आई। अभी तो आप मेरे को राहत दे दो, क्योंकि कोई भी गोली काम नहीं कर रही, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, और मेरा जो ऑपरेशन इसका डिसाइड हुआ है वो 8 दिन के बाद है, तब तक मैं क्या करूं?
रोए जा रही थी, बैठने के लिए 2 चेयर मांगा उसने। मतलब ऐसे क्यों? बोले नहीं बैठ सकती, सो नहीं सकती, क्या करने का। तो इस लेडी का मैंने ट्रीटमेंट किया, 90 डे ट्रीटमेंट शुरू किया। 3-4 दिन में इनका 60-70% पेन खत्म हो गया। ऐसे नहीं कि बीमारी ठीक हुई, पेन खत्म हो गया, पेन कम हो गया, ये सोने लगी। 8 दिन के बाद मेरे पास आती कि सर मेरा ऑपरेशन का डेट डिसाइड है, अब मैं जो है ऑपरेशन के जाऊँ क्या? मैं आपकी मर्जी। हम कोई भी एलोपैथी मेडिसिन, एलोपैथी डायग्नोसिस के बीच में इंटरफियर नहीं करते। हमारा रूल है कि हम कोई भी किसी डॉक्टर ने किया हुआ डायग्नोसिस को हम नकारते नहीं। और पैथी कभी भी ध्यान में रखिए, डॉक्टर भी धरती पे जो डॉक्टर बना है ना, वो अपने मन से नहीं बना है, परमात्मा ने अपना काम उसको दे के रखा है। मानते हो नहीं मानते हो? भगवान के बाद कौन काम करता है धरती के ऊपर आपको संभालने का? डॉक्टर ही करता है ना, किसी और को ये काम तो दिया नहीं है। डॉक्टर, थेरेपिस्ट, हीलर जो होते हैं ये करते हैं। तो हमने बोला कि आप अपना ऑपरेशन के लिए डेट है डिसाइड, जाओ करो। जब डॉक्टर से पूछा गया, इन्होंने खुद पूछा, बहुत ही डेडिकेटेड डीएसपी, इनके हस्बैंड जो डीएसपी थे बॉम्बे के, डीएसपी पूरे बॉम्बे के डीएसपी थे। तो इन ये बहुत पावरफुल, मैंने कॉन्फिडेंट लेडी थी, पूछती है डॉक्टर को कि मुझे कितना परसेंट मैं कितनी अच्छी हो जाऊंगी। तो डॉक्टर ने सीधा बोल दिया पहले साइन करो, कोई गारंटी नहीं ऑपरेशन की, ठीक हो जाओगे क्या? हाँ, ठीक अगर हो जाओगे तो अच्छे पीछे फिरते चलने फिरने लग जाओगे। अगर आप ठीक नहीं होंगे तो आपको आज मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको जिंदगी भर व्हीलचेयर और बेड पे रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? ये लेडी कहती है कि सर आपका ऑपरेशन रहने दो, मुझे नहीं करना है। वहां से उठ के मेरे पास आई, बोलती है कि सर मेरा पूरा ट्रीटमेंट आप कर दो विदाउट मेडिसिन। इन्हें सरेंडर किया, समर्पण किया मैंने, इनका 90 डेज तक ट्रीटमेंट किया और आज तक ये बीमारी उनके अंदर वापस नहीं आई। ठीक है, क्लाइमेक्स तो इसके बाद है। ऐसे कई पेशेंट हजारों देखा मैंने, लेकिन मुझे जो प्रेरणा मिली बाद में, इनके साथ एक दिन एक इंसान मेरे क्लिनिक में आया और कहता है कि सर मैं आपको थैंक यू करने आया। मतलब क्यों? मैंने इनको पूछा कौन है? मेरे दामाद है। मतलब क्यों थैंक यू? तो ये तो हम रोज करते हैं। कि नहीं सर, मैं थैंक यू इसलिए किया कि क्यों कि इसको हमने कई 10 डॉक्टरों को, फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, लेकिन उन्होंने किसी ने इनको ठीक नहीं किया। सबने बोला ऑपरेट ही करना पड़ता है। और ये उनके जो दामाद आए मुझे थैंक यू बोलने के लिए, और कोई नहीं थे, ये उनके दामाद बहुत बड़े डॉक्टर, रिनाउंड एमडी, एमबीबीएस एमडी, कार्डियोलॉजी में स्पेशलिटी इनकी। ये मेरे पास आके थैंक यू बोलते हैं कि सर मैं आपका साइंस सीखना चाहता हूँ, ये रिफ्लेक्सोलॉजी सीखना चाहता हूँ, मुझे इसको सिखाओ। क्योंकि इतने मिरेकल मैंने मेरे प्रैक्टिस में कभी नहीं दिखा कि ऐसे ऑपरेशन की चीज जहां पे इंसान खत्म हो रहा है, ऐसी को आपने कैसे ठीक किया। तो ये मेरे 2011 में मेरे पहली बैच के पहले स्टूडेंट रहे। इनका बहुत धन्यवाद करूंगा मैं कि इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि ये चीज तुम सभी को सिखाओ। आज भी इनके क्लिनिक में, इनके हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इनके हॉस्पिटल में 2-4 नर्सेस को इन्होंने सिखा दिया और वो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस वगैरह सब ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी है। इसका कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको हमने एक ब्लूप्रिंट भी दिया। अब आप एक बार फिर इस सेशन के बाद चेक करना अपने पैर को, मेरा सिर के प्रॉब्लम कहाँ से ठीक होते हैं, मेरे छाती के प्रॉब्लम कहाँ से ठीक होंगे, मेरे पेट वाले प्रॉब्लम कहाँ से ठीक होंगे, और ये ठीक है। मैं कोशिश किया आपको इस रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में अवगत कराने के लिए। ठीक है, और फ्यूचर में हम चाहेंगे कि मैं एक सेवा के भाव से ये चाहूँगा कि फ्यूचर में यहाँ पे कोई डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यहाँ सेवा देने आते हैं, उनको भी हम इसको थोड़ा सा, इसको बहुत अच्छे से इसको सिखाएंगे, ताकि उनको भी ऐसे लगे कि यार मैं क्या दूं इसको, इस मेडिसिन ही नहीं बनी, ये पेशेंट तो मेरे पास आया। आते हैं ना पेशेंट, भगवान के द्वार पे जाते हैं, ठीक नहीं होते, उनको बोलते हैं कि मेरा ठीक कर दो। मेरा भगवान ठीक करेगा क्या? ऐसे ठीक कर देता है? भगवान को बोलना है जितने तेरे कर्म है उतने तो काटना ही पड़ेगा, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर को एक काम दिया है भगवान ने, और वो डॉक्टर को अगर ये साइंस थोड़ा सा अपने साइंस के साथ पता हो जाए तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ
मुझे गारंटी है कि वो उनको राहत दी पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये जो किया ये आपके लिए आए थे हम, और यहीं तक समझाना था आपको। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर ने अब ये डॉक्टर लालजी भाई है अहमदाबाद से। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, आपने बोला एक्यूपंक्चर जो सिस्टम है उसका मेन उपयोग बैक पेन, मसल्स पेन, हेडेक, वैसे छोटे छोटे जो होते हैं उसमें उपयोग ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है और कैंसर, हार्ट अटैक, उसमें कैसे उपयोग हो सकता है? हाँ, इसका पेन कंडीशन में तो बहुत जल्दी फास्ट इफेक्ट होता है, लेकिन जैसे डायबिटीज़ किसी को है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है करके पहले तो पता चल ही जाता है कि एक्यूट कंडीशन होती है या बिगिनिंग होता है। जब बिगिनिंग होता है तभी आपने रिफ्लेक्सोलॉजी करके ये पेशेंट को राहत देना है, क्योंकि जब बिगिनिंग के समय में ब्रेन की पूरी कंडीशनिंग नहीं होती है। तो आपको लीवर के प्रॉब्लम है, लीवर का मेटाबॉलिज्म या लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, तो आप लीवर के रिफ्लेक्स एरियाज, ये 4 संतों को हमने बहुत डिटेल में इसका अभ्यास कराया आज सवेरे जब आपका सभा चालू थी, तो बहुत डिटेल में अभ्यास कराया। तो वो आपको भी आगे सिखाएंगे उसको कि रिफ्लेक्स एरियाज होती है। हमारी रिफ्लेक्स एरियाज के ऊपर काम करने से इमीडिएट ब्रेन इसको भी ठीक करता है। और दूसरी बात, एक एक्यूप्रेशर नहीं है, मैंने समझाया था। एक्यूप्रेशर का जो मायना है वो चाइनीज साइंस है और ये रिफ्लेक्सोलॉजी ये वेस्टर्न साइंस है। एक्यूप्रेशर में पॉइंट बोले जाते हैं और रिफ्लेक्सोलॉजी में रिफ्लेक्स एरियाज बोले जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एरिया। अब पॉइंट एक पॉइंट होता है, एरिया क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना, राइट? यस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हार्ट का वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है तो मुझे पूरे हार्ट के अंदर काम करना नहीं है, मुझे उस हार्ट के अंदर वेंट्रिकल का एक पर्टिकुलर एरिया मिलेगा, उस पे काम करूंगा। हाँ जी। और अटैक में हम ज़्यादा CPR देते हैं, तो CPR के अलावा ये एक्यूपंक्चर से कुछ ऐसा हो सकता है जल्दी अच्छा हो जाए? CPR का मतलब जो पंपिंग होता है ना, पंपिंग देते हैं हम हार्ट के अंदर, हार्ट के पंपिंग देते हैं ना, पंपिंग से भी 1000 गुना फास्ट आपके रिफ्लेक्स एरिया पे काम करके काम होगा। पंपिंग तो लोकल हो गई, फिजिकल हो गई, राइट? यस। फिजिकल से अब बताओ, फिजिकल कितना भी करेंगे, सिस्टम तो अंदर से बंद पड़ी हुई है ना। उनके थोरैसिक प्लेक्सस से जो नर्व आ रही है हार्ट को चलाने की, वो बंद पड़ी, वेगस नर्व बंद पड़ी है जो हार्ट को स्टिमुलेशन देगी। तो हम पंपिंग तो करेंगे, लेकिन पंपिंग बाद में काम में आएगा। सबसे पहले आप रिफ्लेक्स एरिया, ब्रेन को इंफॉर्मेशन दो कि ये जो फंक्शन है बंद पड़े हैं, इसको चालू करो। एट ए टाइम हम वो अंदर का जो शक्ति है उसको एट ए टाइम तो उपयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ तक तो पेशेंट सीरियस हो जाता है ना। एट ए टाइम देखो, पेशेंट को पंपिंग कब देते हैं, जब आपको लगता है कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया, राइट? कार्डियक अरेस्ट के बाद आपके पास क्या सॉल्यूशन होता है? हाथ से दबाएंगे। हाथ से दबाने के क्या होगा, ज़्यादा ब्लड का फ्लो फ्लश होगा और कुछ होगा लेकिन साइमल्टेनियसली किसी को बोलो कि हार्ट का रिफ्लेक्स एरिया आप जल्दी से स्टिमुलेट करो। साथ ही में साइमल्टेनियस रिफ्लेक्सोलॉजी से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। आपको लगता है कि रिफ्लेक्सोलॉजी करने से फॉर एग्जांपल किसी का हार्ट नॉर्मल है और हार्ट का रिफ्लेक्स एरिया कर दिया तो क्या होगा, अचानक हार्ट बढ़ेगा तो नहीं। ब्रेन को पता है कि हार्ट को कितना चलाना कितना नहीं चलाना, ब्रेन इमीडिएट साइमल्टेनियसली कंट्रोल करते जाएगा। रात में आपने बहुत मीठा खा लिया और सुबह होके डायबिटीज हो जाता है क्या? नहीं हो जाता। नॉर्मल पर्सन को डायबिटीज होगा क्या? कितना भी मीठा खाओ, ओवर द नाइट ब्रेन को पता चल जाता है कि ये बंदे ने अपने शरीर के अंदर में आज मीठा ज्यादा डाल दिया, तो वो पैंक्रियास को बहुत ज्यादा काम करने बोलेगा ओवर द नाइट, इंसुलिन सीक्रेट करवाएगा और पचा देगा। ये ब्रेन के फंक्शंस होते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, एक्यूप्रेशर में पॉइंट आता है जी, तो जिस पॉइंट
को दबाने से बहुत पेन होता है, जी, वो पॉइंट बहुत छोटा होता है यस, और एग्जैक्ट वहाँ पर दबाव आता है तभी पेन होता है। यस, थोड़ा सा साइड हो जाता है तो पेन नहीं आता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पॉइंट तो बहुत छोटा सा ही है। यस। फिर एरिया रिफ्लेक्सोलॉजी में क्यों पसंद किया एरिया? एरिया, रिफ्लेक्स वाला एरिया। अभी मैं क्या बोलूंगा कि एक इंसान है, उसका घर है, उसका घर है, लेकिन मुझे मालूम है इसके घर में जो चीज रखी हो वो किचन में है। मैं किसी को बताते समय ये तो मैं बोलूंगा उसके घर में वो चीज है, तो वो इंसान क्या करेगा, किचन में जाएगा, वो चीज उठाएगा। एक्चुअली घर में तो चला गया लेकिन किचन को उसने सिलेक्ट किया। तो वो जो पूरा एरिया होता है, जैसा हार्ट का एरिया होता है, उसी एरिया में आपका अगर हार्ट ब्लॉक करोनरी आर्टरी में है, पल्मोनरी आर्टरी में है, या कैरोटिड आर्टरी में है, या हार्ट के कहीं अंदर है, तो वहीं पे पेन होगा। ये ढूंढना पड़ता है उधर एरिया में। एरिया बड़ा होता है, पॉइंट छोटा सा। एक्यूप्रेशर में पॉइंट होता है। हाँ, आखिर तो पॉइंट पर ही रुकना पड़ता है ने। हाँ, लेकिन हम घर में जाए मगर फीज में चीज है तो हमें फीज तक जाना है, और जहाँ चीज है वहाँ ही हमें हाथ लगाना है। इस तरह एरिया पकड़कर बाद में हमें पॉइंट तक जाना नहीं है। एरिया पकड़ने के बाद पॉइंट तक पहुंचते। घर में जाने के बाद मैं किचन में, और किचन में जाने के बाद मैं फ्रीज में जाऊंगा। एक्यूप्रेशर में पॉइंट होता है। ये पॉइंट क्यों पेन करता है? ये पॉइंट पेन इसलिए करता है कि वो मेरिडियन जहां से एनर्जी फ्लो हो रहा है हार्ट की तरफ एनर्जी जाती है, आती है ना, आपके रेजोनेंस, आपका जो वाइब्रेशन चल रहा है वो एनर्जी से ही चल रहा है। वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो ये एनर्जी को खोलते हैं, वो मेरिडियन के खोलते हैं। वो जो ऊर्जा की नाड़ियां जो बताया ना हमने कल, वो नाड़ियों में ही ब्लॉकेज आते हैं, उसको खोला जाता है, और ऊर्जा जैसी ही चलने लगती है तो हार्ट का पेन कम हो जाएगा, छाती का पेन कम हो जाएगा। इस तरह होता है। और ये रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, तो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, इन दोनों में क्या फर्क है? ऐसा आपने बताया कि रिफ्लेक्सोलॉजी का ही प्रकार है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, तो एक चाइना ने बता दिया, एक और किसी ने बता दिया, एक जापान ने बता दिया, और हकीकत में रिफ्लेक्सोलॉजी रसिया की। तो स्वामी जी, ऐसा है कि मैंने एक्यूपंक्चर का बहुत अभ्यास तो नहीं किया, लेकिन एक्यूपंक्चर में सूच पंक्चर, नीडल्स वगैरह जो है वो कुछ करते हैं। हाँ, नीडल्स का उपयोग करते हैं। हाँ, उनके वो कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। हाँ, भीतर डालते हैं। हाँ, वो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। उसका एक्चुअली मुझे प्रिंसिपल पूरा नहीं मालूम, लेकिन हमारे कम्युनिटी में कई एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। वो बोलते हैं कि सर, हमने एक्यूपंक्चर के साथ जब रिफ्लेक्सोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया तो हमारे जो रिजल्ट है पेशेंट में 10 गुना बढ़ गए, उतना बढ़ते हैं। लेकिन मैंने अभी एक्यूपंक्चर को कभी सीखने की कोशिश ठीक भी नहीं है, करी। मगर मैंने इसमें थोड़ा इतना जाना है कि जहाँ हमको दर्द है, बीमारी है, वहाँ पंचर करते हैं तो दर्द नहीं होता, और दूसरी जगह पे जब पंचर होता है तो दर्द होता है। फिर एक्यूप्रेशर में क्या होता है, वहाँ पॉइंट पर दर्द होता है, दर्द होता है, दूसरी जगह नहीं होता है। ये दोनों का फर्क क्या है मालूम नहीं पड़ता। हाँ, तो स्वामी जी, ऐसा है कि मैं एक्यूपंक्चर के बारे में एब्सोल्युटली मैं 1% भी नहीं जानता। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि वहाँ वो नीडलिंग करते हैं तो नीडलिंग करते समय पेन क्यों नहीं होता, वो टेक्निक होती है। मैं इतना जानता हूँ कि वो जो नीडलिंग करते हैं वो नीडलिंग सबक्यूटेनियस लेयर तक जाती है। एपिडर्मिस, अपनी स्किन होती है ना, वो एपिडर्मिस से जाती है, जहाँ पे नर्व एंडिंग्स बहुत प्रोमिनेंट नहीं आती। ठीक है, तो उसमें वो होता होगा, लेकिन कोई एक्यूपंक्चर वाला ही बता पाएगा इसको। ठीक है। हेलो नीलेश भाई, आप पूछ लीजिए। सर, मुझे मेरे पाँव में इन्फ्लामेशन था, राइट नी में, रोमेटोइड आर्थराइटिस की वजह से। आपने बोला है कि आपको राइट साइड नी में इन्फ्लेमेशन हो गया था, ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया। से मेरे राइट सोल में नमनेस आ गया है, 2 साल हो गया। हाँ, बराबर है। आपको आपने क्या लिया, क्या उम्र है आपकी?
46 46 ओके, तो आपका सोल का जो प्रॉब्लम नमनेस का है, ये आपके नी के प्रॉब्लम से नहीं आया है। ओके। आपका नी का प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग बात है। हाँ, अगर नी में इन्फ्लेमेशन है और नी में आप चल नहीं सक रहे हो, आप बिल्कुल भी नीज को हिला नहीं सक रहे हो, ऐसे कुछ कंडीशन तो नहीं हुई? नहीं, अभी मेरा आर्थराइटिस 100% कंट्रोल में है, खाली मेरा सुनपना आउटस्टैंडिंग है सर। हाँ, बाकी सब नॉर्मल हो गया, आर्थराइटिस नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, डायबिटिक भी नहीं हूँ मैं, शुगर भी नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। तो कितनी परसेंट आपका सोल में नमनेस है, कितना परसेंटेज है? सर होने के बाद अभी मैं इतना हैबिचुअल हो गया हूँ कि मैं उसको बेयर कर सकता हूँ और मुझे पता नहीं, नीचे कुछ आ जाए तो मुझे पता नहीं चलता। मुझे उसका इफेक्ट 100% अभी लग रहा है। अभी 2 साल में मैं मेरे सोल को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। कहने का मतलब मुझे कुछ भी चीज के ऊपर मैं चलूं ना तो उसको मैं बेयर नहीं कर सकता हूँ। कब से हो रहा है? सुनपन है। ठीक है, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे आपका? बढ़ नहीं रहा सर, वहां पर वही का वही है। कहने का मतलब 100% सोल नम है, बिल्कुल सून है, जैसे खाली कैसे चढ़ जाती है, पैर की उंगलियां हिलती है? चढ़ जाती है। नहीं, अभी पहले बर्निंग टिंगलिंग सब था, अभी बिल्कुल जीरो हो गया। मुझे कुछ पैर की टोज ऊपर नीचे होती है? नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, तो ये जो है आपका जो प्रॉब्लम है, ये घुटने का प्रॉब्लम अलग है, और आपको धीरे धीरे जैसा अब आप जहाँ तक सामने तो नहीं है मेरे, लेकिन आपके बताने से मेरे पास एक हल्का सा प्रोबेबल डायग्नोसिस ये आ रहा है कि आपको थोड़ा सा मोटर नर्व डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। ठीक है, तो आपको इसकी ट्रीटमेंट आपके ब्रेन के थ्रू करनी है। ब्रेन हमारे यहाँ पे संतों को सिखाया है, वो आपको हेल्प करेंगे कि मोटर न्यूरॉन डिसीज और ब्रेन से आपका सिग्नल थोड़ा सा कम हो रहा है, जो आपके सोल में और आपके पैरों में, आपके टोज में जो आ रहा है वो कम हो रहा है, वो थोड़ा सा डिसफंक्शन हो रहा है। और ये जो डिसीज़ है धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता है। पहले सोल नम होता है, उसके बाद में वो पैर की उंगलियां नम होती है, उसके बाद में ऊपर का पंजा नम होने लगता है, उसके बाद में एंकल तक आता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे ऐसे पेशेंट का काला, थोड़े से हल्का सा नर्व पैर काला पड़ना शुरू भी हो जाता है, उंगलियां वगैरह। ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी मुझे सर वो जितने भी आपने लक्षण बताए वो सब नहीं है। मुझे हुआ क्या था, आर्थराइटिस होने के बाद मेरी बैक में, काफ में बैकर सिस्ट हो गया था। उसको ऑपरेट करके डॉक्टर ने निकाल दिया। उसी पैर के? उसने बैकर सिस्ट ने क्या किया था, मेरी टिबियल नर्व को डिस्प्लेसमेंट कर दिया था साइड में। और मुझे ऐसा बताया गया उसकी वजह से आपका नीचे का जो कनेक्शन है ब्रेन के साथ कनेक्टेड था, वो वहां से छूट गया है। और वहां छोटी छोटी बाल जैसे बहुत सारे झुंड होते हैं नस के, उसमें से कौन से तार कितने वहां पर टूट गए किसी को पता नहीं चलता। अभी मेडिकल में उसका कोई डायग्नोस है नहीं। समझ गया मैं, आपने बाद में बताया कि आपका ऑपरेट हुआ है पैर। जी देखो, पेशेंट को कभी कभी बातें पूछते समय पहले पेशेंट को पूरा बोलने देना। पेशेंट आधी बात बोलते, आधी बात, फिर डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो जाता है। तो अभी इन्होंने बोला कि इनका टिबियल पार्ट में, काफ मसल्स में ऑपरेट हुआ, सिस्ट निकाला। उस सिस्ट निकालते समय उसकी टिबियल नर्व या कोई मोटर नर्व उसकी कट हो गई, डैमेज हो गई, जो सोल को जाती है। ठीक है, सोल नहीं सर, इसमें क्या हुआ था, पहले नम हुआ, नम होने के बाद पता चला कि टिबियल नर्व का डिस्प्लेसमेंट किसी तरह हो रहा है। वहां पर कोई सिस्ट जैसा है, वहां उसके पास डायग्नोस हुआ। पहले नम हो गया सडनली, इमीडिएट, विद इन सेकंड्स। हाँ, तो बराबर है ना, ये सेम, दोनों प्रोसेस सेम है आपकी। नम हुआ मतलब वो सिस्ट ने आपकी नर्व को कंप्रेस किया है वहां। एग्जैक्टली। और उसके बाद में वो डॉक्टर ने वो सिस्ट निकाला, बराबर, तब वो डिस्प्लेस हो गई। तो उसका जो प्रॉपर फंक्शन है सोल में जाने का, वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। तो आपके अगर नर्व टूटी नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जिसको मोटर नर्व फंक्शन को रिपोर्ट बोलते हैं। मोटर नर्व फंक्शन कैसी करती है उसका एक रिपोर्ट आता है, बनाना है। तो वो रिपोर्ट बनाने के बाद वहाँ पता चलेगा, अगर आपकी नर्व कटी नहीं है, डैमेज नहीं हो सके, 2 टुकड़े नहीं हो चुके हैं नर्व के, तो नर्व को हम फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ઠક્કર ભાઈ, તમે સાહેબને મળો સ્પેશલ। જયસો तो कोशिश कर सकते हैं आपको ठीक करने की। हाँ, ये आप मैं कही दूँ तो आपने મળશે ગમે ત્યારે। ठीक है,
और मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, ये मोटापन जो होता है वो मिट जाए या रुक जाए, ऐसी ये रिफ्लेक्सोलॉजी में कोई रीत? मोटापन के देखो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आदमी म्हणजे एक मेल में और फीमेल में दोनों अलग अलग फैक्टर्स होते हैं इसके मोटापन के। आदमी में एक नॉर्मल फैक्टर होता है जेनेटिक कंडीशन, या तो वो इंसान जो है खाने पीने में खूब खाता है, 56 भोग खाता है और सुबह उठ के बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, उसको होता है, ठीक है। लेकिन अक्सर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखा गया है महिलाओं में, 60% से ज़्यादा महिलाओं में ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है। और उसमें 60% महिलाओं में भी 90% महिलाओं में हार्मोनल डिस्फंक्शन के कारण मोटापन आता है, थायराइड इम्बैलेंस के कारण मोटापन आता है। अगर कोई कम एज में अगर कोई लेडी का यूटेरस रिमूव कर देता है, ओवरीज निकाल देता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आती है, तब उनके अंदर की सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करने के कारण चर्बी जमा होते जाती है। वो तो कारण तो बताया, मगर इसमें रिफ्लेक्सोलॉजी कुछ काम करती है? मेल में नहीं, लेकिन फीमेल में डेफिनेटली रिफ्लेक्सोलॉजी मोटापन दूर करने के लिए काम में आती है। अच्छा, फिर ये आंखों का चश्मा उतारने में? उम्र के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि अगर कम उम्र, फॉर एग्जांपल नया बच्चा है, अभी 4-5 साल का, 12 साल तक जो बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट हम रिफ्लेक्सोलॉजी से चश्मा रिमूव करने के लिए हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लेकिन कुछ फायदा होता है? फायदा होता है, हाँ। ऐसे हमने बच्चों की किए, जैसे कई बच्चे ऐसे पैदा हुए, कुछ साल पैदा होने के कुछ साल बाद आंखों की रोशनी ना धीरे धीरे कम होते जा रही है। डॉक्टर के पास चेक करने गया, मेरे पास एक बच्चा आया था, डॉक्टर के पास चेक करने गया, पहले दिन गया तो उसका नंबर एकदम बड़ा हुआ निकला, दूसरे दिन गया एकदम छोटा निकला, कम निकला। ऐसे रोज उसको 8 दिन तक डॉक्टर ने चेक किया और वो डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा, कभी इसका नंबर ज्यादा निकल रहा है, कभी कम निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो फिर डॉक्टर बोलता है तुमको जो प्रॉब्लम हुआ है वो ऑक्यूलर मोटर डिस्फंक्शन। ऑक्यूलर मोटर डिस्फंक्शन म्हणजे जो अपने दिमाग से जो नस आंख में आती है वो आपकी काम बराबर नहीं कर रही, कम ज़्यादा काम कर रही, जिसकी वजह से आपका कभी ऐसा तो कैसे ऐसा होता है। फिर उस बच्चे का मैंने 21 दिन ट्रीटमेंट किया। अभी वो बच्चे को जो चश्मा डॉक्टर ने दिया वो भी नहीं लगता, नॉर्मल हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही हम रिफ्लेक्सोलॉजी से रोक सकते हैं। ईयर में कभी डॉक्टर ऐसा कहते हैं तुम्हारी पिछली वाली नस सूख गई है इसलिए सुनाई नहीं देता, तो इसमें रिफ्लेक्सोलॉजी से सूखी हुई नस फिर से शुरू हो जाए, ऐसा कुछ होता है? हम इसके लिए प्रयत्न करते हैं और होता भी है। उतना ही है, रिफ्लेक्सोलॉजी सबसे पहले ये सारे प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक चीज मैं बोल देना चाहता हूँ। रिफ्लेक्सेस के साथ रिफ्लेक्सोलॉजी काम करते हैं। अब बताइए, जब बच्चा 1 साल से 12 साल तक है, इसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होंगे या जो इंसान 70 से 80 के बीच में उसके होंगे? जो बच्चे के हैं उसके स्ट्रांग होंगे, उसके ऊपर के एज के थोड़े वीक होंगे, उसके ऊपर के थोड़े वीक होंगे, उसके ऊपर के थोड़े वीक होंगे। तो हम रिफ्लेक्सेस से जब काम कर रहे हैं तो आपका ब्रेन कितने अच्छे से रिफ्लेक्सेस को रिसीव कर रहा है सिग्नल को, उसके ऊपर ये परिणाम डिपेंड करती है। इसलिए मैं सभी माताओं को बोलता हूँ, उनके बच्चे अगर एबनॉर्मल हैं तो रिफ्लेक्सोलॉजी सीख लो और उनको हेल्प करो घर में। ये हमारे ये परेश भाई है, हमारे यहाँ समर्पित है, उनको कंपवा है, पार्किंसन है उनको। चल के दिखाओ, ऐसे चल के दिखाओ। चलो आगे जाओ। पार्किंसन है, कब से है, कितने दिन से? बहुत समय से, 10 से है, 15 साल से। तो ये कंट्रोल में है इनका, नहीं तो 15 साल में बहुत बढ़ जाता है। हाँ, इनका बहुत कंट्रोल में है। कब से हुआ था? 15 साल के पहले डिटेक्ट हुआ था। अभी हाथ हिलता है, पैर छोटे छोटे। डॉक्टर बोला कि ये स्टार्टिंग स्टेज है, मैं 3 महीने का टैबलेट्स लेके दिखता हूँ तो आपको अच्छा हो जाएगा।
लेकिन जैसे डोज लेने की शुरू किया ना मैंने, तो नींद आती है, ऐसा सब होता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर को बताया भी नहीं, छोड़ दिया ऐसे ही। दवाई छोड़े और ऐसी साधना में या ऐसी जगह आए तो वो ये दिमाग का प्रॉब्लम है, ब्रेन से प्रॉब्लम होती है पार्किंसन की। जैसे जैसे इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें अपने अंदर में डाली तो इनका मस्तिष्क के जो सेल्स है अपने आप रिजुविनेट होना शुरू हो गए। नहीं तो 15 साल में पार्किंसन का इंसान जो है ना वो ऑलमोस्ट चल ही नहीं सकता, इतना डिटोरिएट होता है। आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है तो आप चल फिर रहे हैं। तो इनका ट्रीटमेंट हमारे संत लोग जो है, इनको बताया, मैं फार्मासिस्ट है अशोक जी, तो इनका ट्रीटमेंट जो है आप इनके ब्रेन के पाव से जो करेंगे ना, ब्रेन का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, पार्किंसन का ट्रीटमेंट। इसका PDF फाइल भी आपको मिलेगा पार्किंसन का स्पेशल, इनको हेल्प कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी टैबलेट चालू है अभी हमारा, वो तो टैबलेट पार्किंसन की एक टैबलेट चालू है? नहीं 10 से 11 टैबलेट लेता हूँ। 5 टैबलेट है, 2 बार लेना खाए। जो भी है अभी टैबलेट वगैरह जो डॉक्टर ने दिया है वो शुरू रखिए, अपना चालू रखिए। जैसे जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी से आपको आराम मिलते रहता है तब डॉक्टर से आप बात करो कि सर अभी मेरा पाँव थरथराना कम हो गया, हाथ कम हो गया, कंपन कम हो गया, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि डॉक्टर आपकी टैबलेट कम करे। अच्छा, दूसरा सर जी ऐसा है ना कि ये हैप्पी हार्मोन है एक्चुअली, डोपामाइन। ये जो वातावरण है ना यहाँ कुंडल में, इससे मेरे को बहुत फायदा होता है। ये 75 to 80% फायदा होता है। जैसे माहौल है, मैं फ्रैंकली बोलूँ सर जी, मैं गुरु जी को देखता हूँ ना जब भी, तो मेरे में इतना हैप्पीनेस आ जाता है ना, तो बोले कि तेरे को कुछ हुआ ही नहीं है। गुरुजी से मिलने के बाद मैं जैसे चलता हूँ ना तो बोलते यू आर नॉर्मल, बट आई एम नॉट नॉर्मल, माई हार्मोन्स आर नॉर्मल। इसलिए मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ यहाँ रहने के। ऐसे ही बोलना आपने कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं अच्छा लग रहा है, गुरुजी से मिलता हूँ तो और भी अच्छा लगता है, कुंडल धाम में रहता हूँ तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो आप फील करना है, आपको ऐसा फील नहीं करना है कि मैं अब नॉर्मल है। आप लोग बोलते ना आई एम नॉट नॉर्मल, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर देखो उनको देखो जो बेड से नहीं उठ पा रहे, आपके इतने उम्र के लोग, उनका इमेजिन करो कि आपके उम्र के लोग उठ भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं रहे, और उसको वॉशरूम में भी कोई हाथ पकड़ के ले जाके बैठाता है, उसकी हाल क्या होंगे? उससे बजाय आप कैसे हो बताओ? सही बात है। उसके कंपेयर में आप कैसे हो? 90% बेटर है। बताओ। जैसे कि मैं चलता हूँ ना, उसी से मालूम पड़ता है थोड़ा। नहीं कब होंगे 90%? ये पता है उनको। 100% कब होंगे? 100% मेरे को कब क्या होगा तो 100% होगे? सही है, सही बोलो क्या होगा आपके साथ तो 100%? ભટજી તમને એમ કે છે કે તમને 100% તમે ક્યારે તમને એવું ફીલ થશે કે આમ કરી સર મને 100% एकदम સારું થઈ જાય, એવું તમને 100% નું રિઝલ્ટ પૂછે છે? आप जब ऐसा मानोगे कि मैं 100% अच्छा हूँ ऐसा आप करोगे तो अच्छा हो जाएगा। आप लगता है ना सर मेरा हाथ नहीं हिलेगा, मेरा पाँव नहीं हिलेगा, मैं इंसान जैसे चल नहीं पाऊंगा, तब मैं बोलूंगा कि 100% समझ गए। ऐसे ही चाहिए ना, पॉजिटिव फीलिंग रहने से ऐसे ही चाहिए ना, ऐसे ही चाहिए। तो बोलो मैं अच्छे से चल सकता हूँ, मैं अच्छे से चल सकता हूँ, मेरा हाथ भी स्टेबल है, मेरा मुंह भी स्टेबल है, मेरा दिमाग भी स्टेबल है, मेरे अंदर में बहुत सारे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो। मैं ये जो पकड़ा हूँ, पकड़ो ऐसे, पकड़ो अच्छे से, ये जो पकड़ रहा हूँ ये बिल्कुल स्टेबल है, मैं अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, स्टेबल है। आपका कुछ गया क्या इससे लॉस हुआ? कोई लाख 2 लाख रुपया खर्च हो गए इतने बोले तो? नहीं तो बोलो ना फिर। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑलवेज बी हैप्पी। ये सब डोपामिन, आपके अंदर में 4 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, ध्यान में रखो। एक डोपामिन के कमी के कारण पार्किंसन भी होता है। ब्रेन का कोई पार्ट ऐसा होता है सूख जाता है जिसके वजह से पार्किंसन होता है, नर्व सूख जाती है, तो डोपामिन रिलीज होती है, डोपामिन। उसके बाद में सेरोटोनिन, जानते हो ना सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स होता है, आपको मोटिवेट होता है, दौड़ाता है, काम करवाता है, एनर्जी फुल रखता है, सेरोटोनिन। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन भी होता है ग्लैंड से, और वो
हमारे एंडोर्फिन, ये 4 प्रकार के हमारे हार्मोन्स हमेशा अपने अंदर में रिलीज होना चाहिए। तभी आपको कोई भी मस्तिष्क का कोई बीमारी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इनका हाथ रुक गया, हिलना रुक गया, कम हो गया, देखो उसके तरफ कम हो गया। इतना 4 शब्द बोलने से आपको आराम मिलता है, तो आप 21 दिन तक ये बोल के दिखाओ। सही बात है। आपके ऊपर कृपा है, आपके ऊपर सब कुछ है, इसका पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, इसका उपयोग लेने के लिए आप तैयार हो। और जब आपको 15 साल से रोक के रखा इन्वायरमेंट में, ज़्यादा खराब नहीं होने दिया, तो इससे अच्छे नहीं हो सकते आप। हमारे संत लोग जिनको सिखाया हमने, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सेलुकर साहब, अब थोड़ी ट्रीटमेंट साधु संतों की बाकी है। हाँ, उनको हम तो ट्रेन कर देते हैं। यहाँ पे बैठे हैं आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, यहाँ सुनने के लिए, आप शांति से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन जितने भी लोग बैठे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। करीबन 900 लोग सुन रहे हैं। यस, ये तो जूम वाले हैं, या लेकिन यूट्यूब में 900 लोग सुन रहे हैं। जी, बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। आज पुरुषोत्तम सेलुकर साहब ने रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में और कल 7 चक्रों के बारे में हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इससे बहुत जानने का मिला, बड़ी खुशी हुई। और रमेश भाई बगोदरा कैंप में गए थे और साहब को एक दिन प्रभु कृपा से मिल गए, क्योंकि 15 तारीख को फ्लाइट की टिकट नहीं मिली, 16 तारीख को मिली, तो एक दिन शायद परमात्मा ने हमारे कुंडल धाम के लिए ही निकाल दिए और साहब यहाँ आ गए, रमेश भाई लेके आए और हम सबको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदे की बात करें तो 4 हमारे मंडल के सभ्यों को साहब ने सुबह से बहुत अच्छा सिखाया है, थोड़ा सा बाकी है, वो भी साहब अभी जाएंगे और सिखा देंगे। तो मानो ये संत लोग फिर हम सब की ट्रीटमेंट करेंगे और साहब को याद करेंगे, भगवान श्री हरि की कृपा। और साहब को अभी मैं जो कुछ घनश्याम वगैरह देना है। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। अच्छा, ये हमारी गौशाला का गुरुद है, बहुत अच्छा है, ये प्रसाद है और ये आपके लिए। और एक वस्त्र सफ़ेद है, बहुत खुशी हुई साहब। जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारा जो मिशन है दुनिया को सिखाने का। नहीं, आपकी भावना जो है वही काम करेगी, आपको दौड़ाएगी और सभी को बहुत फायदा भी देगी। हमें एक ही काम करना है, परमात्मा को प्रार्थना और तीव्रतम भावना, बाकी सब कुछ होता चला जाएगा। बोलो स्वामीनारायण ભગવાનની જય। તો આજનું આ ફંક્શન અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ, બધા જ ભક્તોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ।